भूमिका निभाई वह निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। इस दौरान बहुत सारे कोरोना वायरस उनका देहांत भी हुआ, बहुत सारे नागरिक भाई हमसे बिछड़ गए, कई संसद के साथी हमसे बिछड़ गए। निश्चित रूप से उसका भी दुख सारे देश को और हम सब लोगों को है। लेकिन ये भारत के लोकतंत्र और हमारी इन परंपराओं का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और देश की ताकत दोनों ने मिलकर इस पूरी महामारी पर नियंत्रण प्राप्त करने की एक सफलतम कोशिश की। और आज हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो महामारी है, इस महामारी से निपटने के लिए भारत पूर्ण रूपेण सक्षम है। एक पीपीई किट बनाना हमारे लिए मुश्किल होता था, आज हम पीपीई किट दूसरों को देने की स्थिति में आ गए हैं। जिला अस्पतालों तक में वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी। यह सुविधा जिला स्तर के अस्पतालों से नीचे तक के जो हमारे छोटे अस्पताल हैं, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था पहुँच गई है और उसके कारण निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण प्राप्त करने में हम लोग बहुत सफल हुए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के इस कृतित्व की निश्चित रूप से मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। आज जब इस वर्ष का बजट आया तो स्वाभाविक रूप से सरकार की तो ये कोशिश होती है कि वह सभी क्षेत्रों पर ध्यान दे, सभी वर्गों पर ध्यान दे। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से 137% की जो वृद्धि की गई है, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आमतौर पर जब इस महामारी से हम लोग जूझ रहे थे, उस समय ऐसा लग रहा था कि वैक्सीन हम पहले बनाएंगे या वैक्सीन दूसरे देश बनाएंगे और वो वैक्सीन हम सबको मिल पाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर जो देश को देशी उपलब्ध कराई, इसके कारण निश्चित रूप से भारत की ताकत भी बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है और हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान भी बढ़ा है। कोरोना के इस कालखंड में चाहे उस समय दवाइयों को देने का मामला हो और चाहे आज वैक्सीन को देने का मामला हो, भारत दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। यह हम सब भारतीयों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गर्व की बात है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं। कई बार यह बात आती है हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान वक्ताओं के मुंह से कि भाई आप तो ये कहते हैं कि सब मोदी जी की सरकार ने किया है और बाकी पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। मैं इस मामले में ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल हॉल के अपने पहले भाषण में, जब उनको नेता पहले कार्यकाल में चुना जा रहा था तब भी, और 15 अगस्त के लाल किले से दिए जाने वाले उद्बोधन में भी उन्होंने यह कहा था जोर देकर कि मेरे पूर्व की जितनी सरकारें हैं उन सब सरकारों का योगदान देश के विकास में अपने अपने समय पर रहा है। और इसलिए
इतनी बड़ी लोकतांत्रिक यात्रा और इतना बड़ा देश और उसकी प्रगति, उस मामले में ऐसा सोच न तो नरेंद्र मोदी जी का है और ना ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है और ना आने वाले कल में रहेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से यह तो सच है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में होगा, जिस ऊर्जा से होगा, जिस गति से होगा, जिस पारदर्शिता से होगा, दृढ़ संकल्प से होगा, तो उसका उल्लेख तो हम लोग भी करेंगे और आप भी हाउस में नहीं करोगे, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में तो आप सबको भी एहसास होगा ही कि ठीक हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार का सोच मुझे लगता है उपयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। मैं गांव से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा जब 13वां फाइनेंस कमीशन आया था, उस समय फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद जो तत्कालीन थी उसने मंजूर किया था कि देश की 2.5 लाख पंचायतों को 65,000 करोड़ रुपया 5 साल में मूलभूत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी जी की सरकार आई तो 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। सरकार बनी थी, स्वाभाविक रूप से सरकार के मन में यह बात रहती कि पैसा अगर हमारे हाथ में रहेगा तो हम ज़्यादा कुछ योजनाएं बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे। लेकिन उस समय मोदी जी ने दोनों रिकमेंडेशन हूबहू स्वीकार की। एक तो ग्राम पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के लिए, और जो राज्यों को 32% दिया जाता था उसके स्थान पर 42%। और मुझे ध्यान है उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे। तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए, गांव का विकास करना है तो पैसा गांव में पहुंचना चाहिए और केंद्र से ज़्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। वो समस्याओं के नज़दीक हैं, निराकरण उनके हाथ में है, और अगर पैसा उनके पास रहेगा तो वो अच्छी योजनाएं बना सकेंगे, और जब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भावना के अंतर्गत 32 से 42% पैसा उस समय देना स्वीकार किया था। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है और 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देने का रिकमेंडेशन किया है। उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है। 70,000 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए, स्वास्थ्य के लिए देना उन्होंने रिकमेंड किया है। उसमें ग्रामीण निकाय के लिए 43,000 करोड़ रुपया लगभग है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अब इन 5 सालों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया व्यय होगा, जिसका परिणाम ग्रामीण विकास के रूप में आएगा। यह मैं आप सबके समक्ष इस समय कहना चाहता हूँ। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में हम सब जानते हैं, यहाँ बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं जो गांव में रहने वाले हैं, और गांव में चाहे आबादी के क्षेत्र में हमारा मकान बना हो, चाहे कोई भी संरचना हमने अपने रहने के लिए अपने खेत में बनाई हो, उसका मालिकाना हक किसी के पास नहीं होता था। जो खेती की ज़मीन है, हम उसके भूमि स्वामी होते थे, उस ज़मीन पर हम लोन ले सकते थे, उसको गिरवी रख सकते थे, उसका मालिकाना हक हमारे पास था। लेकिन अगर उस
जमीन पर कोई बिल्डिंग बनी है उसका हक और मालिकाना स्वत्व किसी को भी प्राप्त नहीं था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमने प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया और स्वामित्व नामक स्कीम प्रारंभ की, जिसको 6 राज्यों में हम लोगों ने पायलट किया और लगभग 1,47,000 लोगों को अभी तक मालिकाना हक दिया जा चुका है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में इस स्कीम को 6 राज्यों के अतिरिक्त अब पूरे देश में प्रभावी कर दिया है, पैसा देना स्वीकार कर लिया है। अब गांव में रहने वाला भी कोई नागरिक जिसका अपना मकान मालिकाना हक का नहीं है, उसको इस योजना के अंतर्गत सर्वे करके राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। राज्य सरकार उसको मालिकाना हक प्रदान करेगी। अब अगर उसकी ज़मीन से कोई सड़क निकल रही है और उसका मकान प्रभावित हो रहा है तो शहर की भांति ही उसके मकान का भी आकलन होगा और उसको मुआवजा राशि उसी हिसाब से मिलेगी। अब यह मकान की जो संपत्ति है, ये संपत्ति बैंक में भी गिरवी रखी जा सकेगी। अगर कोई परिवार अपने बाल बच्चों को आगे काम शुरू कराना चाहता है, उसके लिए वो ऋण लेना चाहता है, तो यह संपत्ति उसके काम भी आएगी। यह एक बड़ी योजना भारत सरकार ने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रारंभ की है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मनरेगा, यह तो सच है कि आप सबके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। फिर यह भी बात कही जाती है कि कुछ लोग कहते थे कि मनरेगा गड्ढों वाली योजना है। तो आप भी इस बात को अच्छे से जानते हो, हम भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भाई जब तक आपकी सरकार थी तब तक निश्चित रूप से उसमें गड्ढा खोदने का ही काम होता था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी और गर्व भी है, शुरुआत आपने की लेकिन उस योजना को परिमार्जित हमने किया। और आज मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि मनरेगा के अंतर्गत बनने वाली लाखों जो संरचनाएं हैं उनको जियो टैग करने का काम किया। मनरेगा के मजदूर को उसके अकाउंट में पैसा जाए मजदूरी केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित किया। और मनरेगा बहुआयामी बने, बहुउपयोगी बने। मनरेगा सिर्फ लोगों को अकेला रोजगार देने का ही काम ना आए, रोजगार तो व्यक्ति को मिले ही, लेकिन ऐसी संरचना बने, किसी गरीब आदमी के यहाँ कैटल शेड बन जाए तो पशुपालन के लिए उसको काम आएगा, उसकी ताकत बढ़ेगी। छोटा मोटा गांव में तालाब बन जाए तो जल रुकेगा, उससे जल का संवर्धन होगा। तो मनरेगा को हम लोगों ने परिमार्जित किया, मनरेगा में निरंतर पैसे को बढ़ाया। और जब पिछले बार कोविड का संकट आया तो 61,000 करोड़ का बजट था, उस बजट को बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपया देना सुनिश्चित किया। तो मनरेगा के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला। 324 लाख करोड़ मानव दिवस सृजित हुए। और मनरेगा के माध्यम से निश्चित रूप से जो ठीक उपयोग किया जा सकता था वो करने का प्रयास भारत सरकार ने किया। अभी माइग्रेंट लेबर की भी बात आई तो मनरेगा ने भी ये सुनिश्चित किया कि माइग्रेंट लेबर को रोजगार मिले। और फिर प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी संचालित किया। इस अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इसके माध्यम से भी बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर खुले और लोगों को रोजगार मिला। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में चाहे बड़ी सड़क बने, चाहे चतुर्भुज योजना बने,
और चाहे छोटे से छोटे गांव में गांव का व्यक्ति भी डामरीकृत सड़क को जोड़ पाए, उसका उपयोग कर पाए, यह कल्पना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रोड मैप बनाया था कि 6 लाख गांव को, 1,80,000 बसाहटों को 2007 तक डामरीकृत सड़क से जोड़ दिया जाएगा, वह काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि अटल जी की सरकार बीच में चली गई। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि बीच के कालखंड की जो स्थिति रही वो अलग है। आज फिर उस काम को प्रारंभ किया है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज पूर्णता की ओर है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया तो 80,250 करोड़ रुपए की लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़क थर्ड फेज के अंतर्गत बनाई जाएगी। यह भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया, बनाई जाएगी, जिसमें 42,000 किलोमीटर जो है स्वीकृत हो गई है। बहुत सारी जगह उसके शिलान्यास, भूमि पूजन भी सांसद लोग कर रहे हैं। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र में हम जानते हैं कि आजीविका की बड़ी आवश्यकता है। 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक उनको बैंक से जो ऋण का लिंकेज हुआ है वो लगभग 3 लाख करोड़ का है। उनका एनपीए जो कभी 2014 से पहले 23% हुआ करता था, आज हम लोगों ने परिमार्जित करके 2% तक उसको लेकर आए। और आप सब देखेंगे कि जब कोविड का संकट आया तो शहर में तो जागरूक थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन गांव में भी ग्राम पंचायत का सचिव, रोजगार सहायक, आशा वर्कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। चाहे वो मास्क बनाने का मामला हो, सैनिटाइजर बनाने का मामला हो, उन सब ने देश के उस कालखंड के दौरान जो अपनी भूमिका थी उस भूमिका का निर्वाह करने की पूरी एक सफलतम कोशिश की है। मैं सदन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप की सभी बहनों को बधाई भी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आए, इस बात का सद प्रयत्न और संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दोबारा से परिमार्जित करके बनाया गया, आकार बढ़ाया गया, पैसा बढ़ाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम आवास दे रहे हैं, इसका कोई यश प्राप्त किया जाए। गांव में रहने वाले व्यक्ति का जीवन सुगम हो, उसका जीवन यशस्वी हो, वह सही प्रकार से अपने परिवार के साथ रह पाए, इसलिए उसको आवास भी दिया। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस भी उसको उपलब्ध कराया। हर घर में शौचालय की उपलब्धता कराई। सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसको बिजली की उपलब्धता कराई, उस घर में रसोई की उपलब्धता कराई। और आज हम ये कह सकते हैं कि इन सब गरीब हितैषी योजनाओं के कारण गांव में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आया है। यह निश्चित रूप से एक योजनाबद्ध आमूलचूल परिवर्तन है। और मैं यह मानता हूं कि सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार का धर्म यही है कि देश में रहने वाले गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, गांव में अधोसंरचना विकसित हो और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आए, यह सुनिश्चित करने का हम लोगों ने प्रयत्न किया है। कृषि का क्षेत्र हम सब जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उनके बहुत आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता,
लेकिन लगातार इस दिशा में आशातीत वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को आह्वान किया, सरकारों को निर्देश दिया कि भाई एक कालखंड था जब हमारे पास खाद्यान्न का अभाव था, तब सरकारों ने विचार उत्पादन केंद्रित किया, लेकिन आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, तो हमको किसान के बारे में अगर विचार करना है तो आय केंद्रित विचार करना चाहिए। और इसलिए किसान की आमदनी दोगुनी हो तो उसमें पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन सरकार ने भी दिया। और आज हम ये कह सकते हैं कि 10,75,00,000 किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है। लेकिन साथ ही साथ जब किसान की आमदनी दोगुनी करना है तो एक तरफ से काम करेंगे तो नहीं चलेगा। किसान की उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, उत्पादकता बढ़ना चाहिए, उत्पादकता के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, सिंचाई के साधन बढ़ने चाहिए, लोगों को सूक्ष्म सिंचाई की ओर जाना चाहिए, फर्टिलाइजर की बीज की उपलब्धता समय पर होनी चाहिए। जी इस साल के बजट में पढ़ा है गौर से, उसमें 10,000 रुपया पीएम किसान में कम किया है, तो 10,000 करोड़, तो कृपा करके जरा उसमें वित्त मंत्री से बात करके इसमें आज के समय में जब इतने बड़ा उत्पादन हो रहा है इसको कम करना उचित है। आनंद जी ने बिल्कुल वाजिब बात की ओर ध्यान दिलाया है, लेकिन मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब पीएम किसान योजना का सृजन हुआ के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और करते खबरों का। बड़ी खबर आ रही है जहां 26 जनवरी को हुई हिंसा से जुड़ी खबर है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को हुई हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी। पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि इसकी प्लानिंग काफी लंबे समय से की जा रही थी। न्यूज 18 के हाथ 22 पन्नों का प्रेजेंटेशन लगा है, जिससे उनकी हर साजिश बेनकाब हो रही है। इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले लिखा है ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी। इसके अलावा कैसे कैसे साजिश को अंजाम दिया गया उसका सिलसिलेवार पूरा खाका दिया हुआ है। तो पूरी प्लानिंग से इस घटना को अंजाम दिया गया था। 26 जनवरी जिस तरीके से लाल किले पर दंगाइयों ने हिंसा की थी और पथराव किया गया था, पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए थे, जख्मी हुए थे। और ये जो पूरी तैयारी है पिछले काफी वक्त से चली आ रही थी। ग्लोबल डे ऑफ एक्शन लिखा हुआ है और आपको बता दें कि तकरीबन 22 पन्नों का ये पूरा प्रेजेंटेशन है जो कि न्यूज 18 के हाथों लगा है। तो स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत दी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी को नियम के मुताबिक गिरफ्तार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश की करेगा समीक्षा। हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जारी प्रोटेक्शन वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। तो बड़ी खबर जहां सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को जारी किया नोटिस। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगा। हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार कर दिया था और इसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट से जारी प्रोटेक्शन वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत का मामला है, पूरी जानकारी क्या है?
आज देखिए, मुनव्वर फारूकी जो स्टैंड अप कमेटियन हैं, जिन पर यह था कि हिंदू देवी देवताओं को फिलहाल जिस तरह उनका बयान था उससे काफी आहत हुए थे। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। पहली याचिका पर उन्होंने ये मांग की थी कि उनके खिलाफ जो विभिन्न राज्यों में FIR दर्ज है उसको एक जगह पर तलब किया जाए, और दूसरा उन्होंने जमानत की मांग की थी। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मुनव्वर को अंतरिम जमानत दी है, और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ FIR दर्ज है, उस FIR दर्ज के मामले पर तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में मुनव्वर की तरफ से यह भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि उनके खिलाफ जो FIR है उसको क्वेश्चन किया जाए, और हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट इशू किया गया था, जिस पर उनके वकील की तरफ से कोर्ट में यह बताया गया कि उनके खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट इशू किया गया है, यानी कि यूपी में उन्हें कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो उस पर भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो एक प्रकार से एक राहत है फिलहाल इस पूरे मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन को। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है, जवाब तलब किया गया है। तो मुनव्वर फारूकी के लिए एक राहत भरी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार से भी सवाल किया है, और हाई कोर्ट का जो आदेश था उसकी भी समीक्षा की बात कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगा। आपको बता दें, फारूकी को जमानत देने से इनकार किया गया था, और उसके अब समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार क्या वो दलीलें थी, क्या वो आधार था जिसके चलते जमानत से इनकार किया गया था। सीएम का दिल्ली दौरा, भूपेश बघेल और राहुल गांधी की मुलाकात, जहां राहुल गांधी के आवास में मुलाकात हुई। करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला से भी मुलाकात की, नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर हैं, और इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनके आवास पर मुलाकात हुई है। तकरीबन 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है। मुलाकात काफी अहम है, और साथ ही रणदीप सुरजेवाला से भी मुलाकात हुई है, नितिन गडकरी से भी मुलाकात की गई है। आपको बता दें, प्रदेश में जिस तरीके की कोशिश चल रही है, जल्द ही यहाँ पर भी अब निकाय चुनाव भी जो आगामी चुनाव होंगे उसके मद्देनजर, साथ ही सरकार किस तरीके से चल रही है, क्या कामकाज किए जा रहे हैं, क्या योजनाएं लाई जा रही हैं, और सबसे अहम मुद्दा है किसानों का धान खरीदी का, जो नई योजनाएं लाई जाएंगी, जो बजट सत्र होगा, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा होने की पूरी संभावना। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर है, राहुल गांधी के आवास में मुलाकात हुई है। तकरीबन 45 मिनट तक राहुल गांधी से बातचीत हुई है, और साथ ही रणदीप सुरजेवाला से भी मुलाकात हुई है। जशपुर से बड़ी खबर है, पत्थलगांव गैंगरेप मामले में गिरफ्तारी। गैंगरेप के सभी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में 6 नाबालिग भी शामिल हैं। स्कूल की छात्रा से गैंगरेप किया गया था। तो मामले की जांच पुलिस ने बहुत गहनता से की है। जशपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पत्थलगांव गैंगरेप मामले में गिरफ्तारी हुई है। गैंगरेप के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आरोपियों में 6 नाबालिग भी शामिल हैं। स्कूल की छात्रा से गैंगरेप किया गया था। पूरा मामला जब सामने आया, पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है, और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो स्कूल की छात्रा से गैंगरेप का पूरा मामला है, और इसमें नाबालिग भी शामिल थे। जशपुर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर पत्थलगांव में स्कूल की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया था, और पूरा मामला जब सामने आया तो पुलिस ने इसमें गहनता से जांच की है, और गैंगरेप के सभी 6 आरोपियों को 6 नाबालिग आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जशपुर से खबर है, 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। कांग्रेस नेता का बेटा था मृतक। सिटी कोतवाली का पूरा मामला है। मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 12वीं का छात्र है, फांसी लगाकर खुदकुशी करना, कारण क्या हो सकते हैं। कांग्रेस नेता का बेटा मृतक बताया गया है। सिटी कोतवाली का पूरा मामला है। मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जशपुर से, जहां कांग्रेस नेता का बेटा 12वीं का छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। अब कई सारे सवाल ये हैं कि आखिरकार छात्र ने खुदकुशी क्यों की, कारण क्या थे, कोई मानसिक दबाव था, कोई मानसिक तनाव था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। को भी कहना चाहता हूं,
भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। लेकिन किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी, खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। No, please, no comments from either side. No comments, please. Let the honorable minister speak. जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर, तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, यह प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए। और वो तो हुड्डा जी के समय ही पारित हुआ था, और आज अरे प्लीज excuse me, please, he is not yielding. He is not yielding, so please. दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र भाई प्लीज, अरे मुझे स्पष्ट तो करने दीजिए। You still have a member, you can speak, he can reply later. नहीं, आपका नहीं लिया मैंने। माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन राज्यों के अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है। नहीं We are already very tight on time. Deepen bhai, and let him finish. You still have a member to speak. He can reply in that. Honorable Minister, please continue. Honorable Minister, please continue. रूल 6 में एपीएमसी में अमेंडमेंट हुआ हरियाणा में, मगर उसके साथ साथ ये प्रावधान बना कि अगर एमएसपी से नीचे कोई प्राइवेट
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खरीद सकती है तो कानूनी कार्रवाई और सजा होगी। आप सजा का प्रावधान करें। ठीक है देवेंद्र भाई, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं कुल देखिए दीपेन जी सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा, ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में, और ये पंजाब सरकार के एक्ट में, और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। आप झूठ बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं। देखिए दीपेन जी मैं ये एक्ट बता सकता हूँ आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूँ। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है, और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार का एक्ट, हरियाणा की बात कर रहे हैं कि किसी और एक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने कहा पंजाब, सॉरी आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज होकर बोल रहे हैं। ऐसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था एपीएमसी को समाप्त करो, उस बात को अगर इनकार करो तो बताओ। So honorable minister, एपीएमसी को समाप्त करो, और ये पंजाब में हुड्डा जी अब एक बार दीपेन जी किसकी सरकार yes sir. When any reference has to be made to a person और स्टेट or a state, Under and which the individual rule? person Under which rule is are not you present putting up here, the point of order? and about a Sir, report under which which is neither an official report nor a government report, so those under references which must be- rule, Sharma ji, are you making the point of order? दीपेंद्र जी Isn't given the दीपेन जी rule. प्लीज, दीपेन जी प्लीज, Honorable minister, please sit, let him sit. देखिए ये Honorable कॉन्ट्रैक्ट member, फार्मिंग एक्ट honorable member. और ये ट्रेड एक्ट, ये सब हुड्डा जी की रिकमेंडेशन के कारण आए। कान खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए। और अब जब दोबारा से कृषि पर बहस हो, जब कृषि पर बहस हो तब आप पढ़ के आना और बहस करना, मैं जवाब Under दूंगा which आपको। rule, sir? Bhupendra Yadav ji has a point of order. Please say under Bhupendra which ji. rule and मैडम माननीय सभापति महोदय, मैडम Bhupendra रूल Yadav ji. 238 Yeah. रूल 9 shall not obstruct proceeding his or interrupt and avoid making running commentaries with speeches are being made in the council. उनको जरा restrict करिए। The honorable members, please realize we are very short on time. And नहीं, let the सभापति महोदय, honorable मैं minister 2 मिनट finish में his समाप्त speech. कर रहा हूँ। You still have one member who can speak, so they can respond to what honorable minister is saying. So माननीय honorable सभापति minister, जी, please don't give a माननीय chance. सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजैक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े, इसके लिए 1000 मंडियों को इनाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये बिल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं, वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं।
और देश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश का इकबाल पूरी दुनिया में बुलंद हो, इस उद्देश्य के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तोमर जी। इसके बाद श्री अखिलेश प्रसाद जी। अखिलेश, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज, यू हैव वन मोर मेंबर, ही कैन रिस्पॉन्ड। बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को जारी किया नोटिस। आपको बता दें, मुनव्वर फारूकी जो कि कॉमेडियन हैं और इन्होंने जो धार्मिक भावनाएं भड़की थी और इसके चलते कई लोगों ने याचिका भी लगाई थी, शिकायत भी दर्ज कराई थी और मध्य प्रदेश से भी शिकायत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को नोटिस जारी किया है क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया था तो जमानत देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था। फारूकी को जमानत देने से इनकार करने के चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ ही समीक्षा की भी बात कही गई है। मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत मिल गई है। कह सकते हैं कि मुनव्वर फारूकी को एक राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा करने की भी बात कही गई है। तो मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को इसके चलते नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं मुनव्वर फारूकी, जिन्होंने जब कॉमेडी की और उस दौरान कुछ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप इन पर लगा हुआ है और इसके चलते कई लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इनके खिलाफ एफआईआर भी कराई गई थी, याचिका लगाई गई थी और इसके चलते जब इन्होंने जमानत की अर्जी लगाई तो याचिका को खारिज कर दिया गया था और इसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर समीक्षा की बात कही है। सीएम का दिल्ली दौरा, जी हां, सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी से मुलाकात की है। जहां राहुल गांधी के आवास में ये मुलाकात चली है। करीब 45 मिनट तक राहुल गांधी के साथ मुलाकात चली है। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, जहां कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला से भी मुलाकात, नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा और ये दौरा काफी अहम है। तमाम आला नेताओं से मुलाकात की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कुछ वक्त पहले की तस्वीरें, जहां नितिन गडकरी से भी मुलाकात करने सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। तो जैसा कि कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम था, चूंकि प्रदेश में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर केंद्र से बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश और खास तौर पर किसानों के मुद्दे से लेकर कई सारी जो योजनाएं हैं और देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए भी दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें कि नितिन गडकरी के मुलाकात के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला से भी मुलाकात हुई है। राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है। करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई है उनके आवास पर और सीएम आज दिल्ली के दौरे पर हैं। काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, किसानों से केंद्र सरकार डरी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली की सीमा में कील नहीं गाड़ते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आखिर किले कौन गाड़ता है, ये सब जानते हैं। मंत्री भूपेश बघेल मेरे साथ। सर, किसानों को आंदोलन करते हुए आज 72वां दिन है, सरकार नहीं मान रही और जबकि राहुल गांधी कहते हैं कि किसानों से सरकार डरी हुई है। राहुल जी बिल्कुल ठीक कहते हैं और यदि डरे हुए नहीं होते तो दिल्ली के सीमा में कील नहीं गड़ाते और कील गड़ाने का काम कौन करता है ये सब जानते हैं। एक तरफ रास्ता भागने के लिए छोड़ते हैं, बचत जगह कील गड़ा कर रखते हैं। जब गांव में डकैती होती ना तो इस प्रकार से करते हैं। तो ये बेहद
मतलब किसानों से इतनी डरी हुई सरकार कि रास्ते में कील गड़ाएं कि दिल्ली ना आ सके, अपने राजधानी ना आ सके। सर, कल विपक्ष के सांसद थे, कनिमोझी हैं, सुगत राय हैं, सुप्रिया सुले, कई सांसद वहां जाना चाह रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर से वापस कर दिया गया, तो सांसदों तक को नहीं मिलने दे रहे। देखिए, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में तो सबसे राय शुमारी करके, बातचीत करके समस्या का हल खोजा जाता है, और ये केवल तानाशाही प्रवृत्ति में ही इस प्रकार से हो सकता है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। एक फ़ोन कॉल की दूरी की बात कर रहे थे और रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, कील गड़ा रहे हैं, ऐसा तो हमने पहली बार देखा है। सर, राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई है, तो क्या आंदोलन को लेकर भी चर्चा की गई? नहीं, अब हमारे नेता हैं, उनसे मुलाकात होती, सौजन्य भेंट में। आंदोलन पे कुछ नहीं हुआ। तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि किसानों की राह में ये कीले बिखेर रहे हैं, ये तानाशाही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और जशपुर से बड़ी खबर है, जहां जशपुर गैंगरेप मामले में गिरफ्तारी हुई है। गैंगरेप के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में 6 नाबालिग भी शामिल हैं। स्कूल की छात्रा से गैंगरेप किया गया था, और जब ये पूरा मामला सामने आया था तब पुलिस ने तुरंत इस पर तत्परता से जांच की और 6 नाबालिग सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर के रिंग रोड में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एलपीजी गैस से भरा टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद गैस से भरा हुआ टैंकर पलट गया। दुर्घटना में ट्रक चालक और परिचालक को गंभीर चोट आई है, वहीं टैंकर के चालक भी घायल हो गए। जोरदार टक्कर के बाद टैंकर से गैस का रिसाव होने लगा था। दमकल और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। रिंग रोड के एक साइड को ब्लॉक कर दिया गया ताकि किसी भी तरीके की कोई भीड़ ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। हालांकि जो रिसाव हो रहा था उसे बंद करने की तमाम कोशिश की गई और यहां पर पुलिस बल भी तैनात रहा। टैंकर भी बुला लिए गए। दमकल विभाग को सूचना दी गई थी। एलपीजी टैंकर के पलटने की वजह से रिसाव होने लगा था और इसके चलते थोड़ा डर का माहौल भी बन गया था, और यही कारण है कि एक साइड से पूरा ब्लॉक कर दिया गया था। फिलहाल स्थिति अभी काबू में है। रिंग रोड नंबर 3 पर एक बड़ा हादसा हो गया है। देखिए, दो जो ट्रक हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। एक जो इंडियन गैस का एलपीजी है उससे भरा हुआ है और दूसरा जो ट्रक है उसकी टक्कर हो गई है और दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं। एक बड़ा दुर्घटना टल गया है और आप देख सकते हैं एलपीजी गैस पूरी तरह से रिसाव हो रहा है। यहाँ दमकल की टीमें हैं वो पहुंच गई हैं और पूरा रोड है वो ब्लॉक हो गया है। मैं अपने सहयोगी इमरान कुरैशी से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से यहाँ पर रोड को डाइवर्ट किया गया है। ये पूरा रोड है वो ब्लॉक हो गया है और एक बड़ा हादसा टल गया है। अभी दमकल की टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि एलपीजी गैस है वो लीक हो गया है। वहां पर एमसील और तमाम ऐसे जो पदार्थ है वो चीज है लगाया जा रहा है। लगातार लीक हो रहा है गैस, उसे रोकने की कवायद पूरी तरह से की जा रही है और एक बड़ा हादसा है। पूरा एक जो टैंकर है वो एलपीजी इसमें भरा हुआ है और पुलिस भी यहाँ पर लगाए गए हैं। देख लीजिए, पुलिस के जवान को भी यहाँ भेजा गया है, अधिकारियों को भेजा गया है और लगातार यहाँ पर जो है कवायद की जा रही है कि गैस का रिसाव ना हो, किसी तरह से उसमें आग ना लगे। ये बड़ा हादसा टल सकता। अगर ये शहर पे होता तो स्थिति और भयावह हो सकती थी। एक बड़ा हादसा टल गया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। जशपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कांग्रेस नेता का बेटा बताया जा रहा है मृतक। सिटी कोतवाली का पूरा मामला है। मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। तो मृतक कांग्रेस नेता का बेटा है और 12वीं का छात्र है। आखिरकार इसने फांसी क्यों लगाई है, खुदकुशी क्यों की है, ये बड़ा सवाल है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेता का बेटा था मृतक। सिटी कोतवाली थाने का पूरा मामला है। मामले की तहकीकात में स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। देवास के बागली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूंजापुरा वन परिक्षेत्र के बीट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गार्ड मदनलाल वर्मा का शव छोटी तलाई के पास से खून से लथपथ बरामद हुआ है और वन विभाग के मुताबिक वन रक्षक मदनलाल कल दिन में 11 बजे के करीब अपने बीट एरिया में ड्यूटी कर रहा था और इसी दौरान
किसी ने उसकी हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या की गई। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बीट गार्ड माफिया का पीछा कर रहा है और उसी वक्त एक शख्स चिल्लाता है कि इसे गोली मारो, जिसके बाद बीट गार्ड की बाइक मौके पर ही गिर जाती है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो उसी बीट गार्ड का है और घटना के दिन का है। ये पुष्टि हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आपने देखा, ये कुछ ही सेकंड का जो वीडियो सामने आया है, इसके आधार पर ये समझा जा रहा है कि बीट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। माफिया पर हत्या का आरोप लगा है। आवाज आती है, गोली चलाओ, गोली चलाओ, गोली चलती है, 2 से 3 फायर होते हैं और इसी दौरान जो बीट गार्ड होता है वो बाइक समेत गिर जाता है। कुछ जो तस्वीरें वीडियो सामने आया है, काफी छोटा वीडियो है, लेकिन इसके आधार पर ये समझा जा रहा है कि बीट गार्ड की हत्या की गई है। गोली मारते हुए माफियाओं ने हत्या की है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जबलपुर जिला प्रशासन ने माफिया के गौर में बने रैन बसेरे को जमींदोज कर दिया है। माफिया पर आरोप था कि उसने नदी की 300 मीटर जमीन पर कब्जा जमा लिया था और होटल के तीसरे माले को भी अवैध तरीके से खड़ा कर दिया था। तो होटल संचालक के रैन बसेरे पर कार्रवाई हुई है। बंगले और लॉन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। गौर नदी के पास जो अवैध कब्जा किया गया था, यहां पर बुलडोजर चला है। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला ग्वालियर का है, जहां चंबल नदी से रेत का अवैध परिवहन कर रहे माफियाओं पर कार्रवाई की गई और इस दौरान पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 2 देसी कट्टे और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। मध्य प्रदेश के आईपीएस अफसर वी मधु कुमार को लोकायुक्त ने रिश्वत कांड के मामले में क्लीन चिट दे दी है। राज्य सरकार ने रिश्वत कांड का वीडियो आने के बाद मधु कुमार को परिवहन आयुक्त के पद से हटाने का काम किया था और इसके बाद से मधु कुमार पुलिस मुख्यालय में अटैच थे। उन्हें क्लीन चिट मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय आरटीआई के पद पर पदस्थ किया गया है।